नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अहमदाबाद विमान हादसे में जांच तेज, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी की गठित। कमेटी 3 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। 15 से 19 जून तक 5 दिनों में 3 देशों की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को खुली चेतावनी, बोले नहीं रोकी मिसाइलें तो तेहरान जल उठेगा। ईरान के सैयद मजीद मुसावी बने IRGC एयरस्पेस डिवीजन के नए कमांडर। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू ने पीएम मोदी को किया फोन। मोदी बोले मौजूदा हालात पर हुई खास बातचीत। छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन, कवासी लखमा और बेटे की करोड़ों की संपत्ति समेत सुकमा कांग्रेस दफ्तर हुआ सीज। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और ईडी का जलाया पुतला। खबरों में सबसे पहले बात अहमदाबाद विमान हादसे की। विमान हादसे को लेकर आज सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पहले दिन की हादसे की जांच की रिपोर्ट जारी की। इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दी गई, जो 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही विमान AI-171 के ब्लैक बॉक्स से जांच तेज कर दी गई है। राम मोहन नायडू ने कहा कि विमान हादसे की जांच ब्यूरो को फौरन सक्रिय किया गया, जिसे विशेष रूप से विमानों के आसपास होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए बनाया गया था। यानी विमान हादसे में जो जांच हो रही है उसमें क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इसमें तो पता चलना ही है कि क्या आखिर हुआ, क्योंकि बोइंग का इस तरीके से फ्लैट गिर जाना कोई आम घटना नहीं है। ये ड्रीमलाइनर पूरी दुनिया में लोगों की सवारी करता है और सबसे बड़ी चीज़ कि इस इन्वेस्टिगेशन से अगर कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट निकलता है तो कई सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। पहली चीज़ तो ये, और इसलिए एक पूरी तरीके से इंटरनेशनल टीम भी, बोइंग भी इस पूरे जांच में शामिल होने जा रहा है। कई सारे एंगल से इसकी जांच हो रही है, लेकिन जो बड़ा सवाल कि क्या इंजन फेल हुआ, तो आज जो जानकारी आ रही है उससे ये साफ हो गया है कि इंजन फेल नहीं हुआ, इन सेंस कि लगातार जो प्रोटोकॉल है उसके तहत इंजन की जांच परख चल रही थी। फिर क्या हुआ? कोई सबटाज है, कोई साजिश है? जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, जो जानकारियां आ रही है, तो सारे पहलू के ऊपर जांच इस वक्त जारी है। और आज खबर आई है कि जिस हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा था उसे खाली कराया गया है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेंसिक टीम बैठ करके वहाँ पे जांच कर सके। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं। अब देखना ये है कि किस वजह से ये हादसा हुआ। पायलट की गड़बड़ी थी, इंजन में खराबी आई थी, या फिर कोई और तीसरी जो एंगल है वो साजिश का, वो उसका पता चलता है। बिल्कुल। और अब बात पीएम मोदी के कनाडा दौरे की। पीएम मोदी कल से विदेश यात्रा पर है। मोदी की ये यात्रा 5 दिन की होगी और इस दौरान वो 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले साइप्रस जाएंगे और 15 और 16 जून को 2 दिन की यात्रा के बाद पीएम मोदी 16 और 17 जून को कनाडा पहुंचेंगे। मोदी का कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देंगे। इसके बाद 18 जून को पीएम मोदी क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को भारत लौट आएंगे। यानी 3 दिन में 5 यात्रा जो है काफी लंबी है इस बार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भी इस तरह की यात्रा पे जाते हैं तो एक डेस्टिनेशन पे नहीं जाते जैसे पहले के प्रधानमंत्री जाया करते थे। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिंदुस्तान में इस यात्रा को लेकर के राजनीति हुई। लोग पहले ही कांग्रेस पार्टी फूटे हुए ढोल की तरह चिल्लाने लग गए कि G7 की बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया गया, न्योता नहीं दिया गया। बाद में मालूम चला भाई न्योता दिया गया। इसलिए भी दिया गया क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। तो एक तो वो मसला साफ हुआ। लेकिन जब ये खबर आई कि साइप्रस जा रहे हैं, ये बड़ा अनोखा संयोग जो है वो सामने आ गया। साइप्रस
एक आइलैंड कंट्री है मेडिटेरियन सी के अंदर, टर्की के नज़दीक है, और वहाँ पे दो तरह के एथनिसिटी के लोग हैं। नदर्न साइप्रस जो है वहाँ तुर्की का इन्फ्लुएंस है, और सदर्न साइप्रस जो है, जो मेन साइप्रस है, वहाँ की लोकल सरकार जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। साइप्रस के साथ हमेशा युद्ध और तनाव की स्थिति टर्की के साथ रहती है, और पता ये चल रहा है कि इन्होंने ड्रोन दिया था पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। बताया ये जा रहा है कि साइप्रस को हम ब्रह्मोस दे रहे हैं, वहाँ पे हम हथियार दे रहे हैं, कि ताकि टर्की को भी ये समझ में आए कि इतनी दूर आकर के एशिया में आप किसी रोग स्टेट को, किसी आतंक को समर्थन करने वाला, पालने पोसने वाले मुल्क का अगर आप मदद करेंगे तो हिंदुस्तान हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठेगा। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बहुत बड़ी जो घटना, इसको आप मानिए कि साइप्रस प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और वहाँ डिफेंस डील करने वाले हैं, मेक इन इंडिया हथियार वहाँ पे मौजूद होगा, तो टर्की के होश ठिकाने आएंगे। सही कहा आपने। और खबरों में अब ईरान और इजराइल जंग की बात करते हैं। AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की तरफ से किए गए ताजा हमलों में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइंटिस्टों की जान जा चुकी है। वहीं रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने एक बयान जारी करके ईरान के नागरिकों पर हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। पैरामेडिक्स के अनुसार ईरानी जवाबी कार्रवाई में 3 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ईरान की जवाबी हमले के बाद दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया है कि वो रुकेंगे नहीं। इजराइल कैट्स ने कहा है कि ईरानी तानाशाह ईरान के नागरिकों को बंधक बना रहा है। इसके साथ ही नेतन्याहू की सेना ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को फिर से टारगेट किया है। यानी ये जो तबाही ईरान में हो रही है वो और बढ़ने वाली है। देखिए, ईरान में जो हमला हुआ उसमें कई सारे लोग मारे गए, जिसमें 20 टॉप कमांडर्स हैं। आर्मी चीफ के साथ साथ वहाँ की जो एक कोर है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्म कोर, उसके चीफ कमांडर को भी मारा। और ये बड़ी अनोखी कहानी आ रही है कि अपने ही एसेट को इस्तेमाल करके एक ऐसी खबर फैलाई गई कि सारे लोग को मिलना पड़ा। मतलब बाकायदा प्लान के तहत आपने खबर डाल दी और ईरान के तमाम कमांडर्स जो है एक जगह जाकर के इकट्ठा हुए, और उसी टाइम आपने वहाँ पे लोगों की मिसाइल मारा और ये 20 के 20 कमांडर जो है मारे गए। अब तक जो जानकारी आ रही है, 3 से ज़्यादा, करीब 10 के आसपास न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो वहाँ के न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनकी मौत हुई है। संख्या बहुत बड़ी है मौतों की ईरान की साइड में। लेकिन जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो बताया जा रहा है करीब 200 मिसाइल एक साथ उसने चलाए। 5-7 मिसाइल ऐसे थे जो ज़मीन पे गिरे, बाकी के जो मिसाइल्स थे उसको हवा में ही उड़ा दिया गया। और कुल लोगों की जो मौत बताई जा रही है कि ये जो पूरा जो हमला हुआ है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 50-60 लोगों के आसपास घायल हुए हैं। अब कहानी ये बन रही है कि ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की मदद और अमेरिका के इशारे पे इजराइल ने ये अटैक किया, और अब हम अमेरिकन एसेट के ऊपर भी हमला करेंगे। अमेरिका ने कह दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हमारे किसी एसेट के ऊपर कोई हमला करेंगे तो फिर ये मामला बड़ा हो जाएगा। बड़ा इसलिए भी हो जाएगा कि ईरान के साथ इस वक्त साफ साफ रूस और चीन नज़र आ रहा है, और इजराइल और अमेरिका, साथ में ब्रिटेन और फ्रांस, वो इजराइल के पक्ष में नज़र आ रहे हैं। तो एक बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा है ये अटैक, और युद्ध की संभावना अब ज़्यादा प्रबल हो गई है। बिल्कुल। खबरों में आगे का रुख करते हैं।
इजरायली हमले के बाद ईरान को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल ने न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है, बल्कि ईरान के कई बड़े अधिकारी अब तक मारे जा चुके हैं। अब ईरान भी इस हमले का जवाब दे रहा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस तनाव के बीच खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल किया। दोनों के बीच लंबी बात हुई है। वहीं भारत ने फिर से दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत से जंग को रोकने की बात दोहराई है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल किया और एक बातचीत दोनों के बीच में हुई है। क्या है इस बातचीत के मायने? देखिए, इजराइल हिंदुस्तान का एक दोस्त है। पाकिस्तान के साथ अभी कुछ हुआ, बहुत सारी मदद, चाहे फिर आपका कारगिल वॉर हुआ था, उस वक्त भी इजराइल की मदद से ही हम लोगों ने पाकिस्तानियों को मारा, क्योंकि उस समय की सरकार ने ये नहीं सोचा था कि हम जो एयरफोर्स का इस्तेमाल करें, उनके लोकेशंस को पकड़ें जो पहाड़ी के पीछे थे। तो इजरायली सैटेलाइट के जरिए ही हम लोगों को उसके लोकेशन का मालूम चला, और बहुत सारी इस तरह की घटनाएं मैं बता सकता हूं कि इजराइल भारत का एक मित्र देश है। तो एक तो ये मसला है, ईरान कोई दुश्मन भी नहीं है, ईरान के साथ भी हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब मसला ये हीटअप कर रहा है। क्या नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई? हिंदुस्तान और इजराइल के साथ किस तरह के डिफेंस अंडरस्टैंडिंग है, हथियार को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर के, मिसाइल्स को लेकर के, ये बातें तो सामने नहीं आएंगी। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि ये युद्ध से मामला सॉल्व नहीं होगा, बातचीत का रास्ता जो है वो ओपन रखना चाहिए। और इस बातचीत से पहले ही आप देखिए कि इजरायली दूतावास की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इजराइल और ईरान दोनों से बात करके टेम्परेचर को थोड़ा कम कर सकता है। तो हिंदुस्तान का भी इसमें रोल है, लेकिन बहुत सारे जो विश्व शक्तियाँ हैं वो ऑलरेडी इसमें इंगेज होती हुई नज़र आ रही हैं। लगता है कुछ दिन ये युद्ध अभी चलता रहेगा। जी, और खबरों के आखिर में बात कांग्रेस पर ईडी के एक्शन की। छत्तीसगढ़ में ईडी ने यहां पर शराब घोटाले में कांग्रेस नेता कवासी लखमा की संपत्तियां जब्त की हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का सुकमा जिला मुख्यालय भी जब्त कर लिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस भवन घोटाले के पैसों से बना था। ईडी ने कवासी लखमा की जो बेटी है उनकी भी संपत्ति जब्त की है। कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ था और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, जिस पर कांग्रेस ने ईडी और बीजेपी का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया और इसे बदले की कार्रवाई बताया है। कांग्रेस जिस तरह से बवाल छत्तीसगढ़ में मचा रही है, यानी चोर मचाए शोर। देखिए, 2100 करोड़ 2100 करोड़ रुपए कम होते हैं, और ये आरोप लगाया जा रहा है, आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई इंसान गड़बड़ी करे तो बात भी समझ में आता है कि कोई बेईमान है, चोर है, कोई बात नहीं। अब मालूम चल रहा है कि बिल्डिंग कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर बनाया गया वो इसी शराब घोटाले के पैसे से बनाया गया। ये तो इसका मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोगों को मालूम था कि घोटाला चल रहा है। इसका मतलब तो यही है, जैसे यही कांग्रेस पार्टी कहती है कि गोवा हो या पंजाब हो, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसके पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में पार्टी कर रही है। तो आप ये समझिए कि पार्टी में किसी घोटाले का पैसे का इस्तेमाल हो रहा है तो टॉप लोगों को तो मालूम ही होगा, इसलिए केजरीवाल अंदर चला गया, इसलिए मनीष सिसोदिया अंदर चला गया, शराब घोटाले में ही गया। तो यहां अगर ये साफ साफ पार्टी के साथ इस घोटाले का रिश्ता वहां की सरकार में रहने वाले लोगों और यहां तक कि संगठन, पार्टी की बिल्डिंग, वो सब इसमें शामिल हो रही है, तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि इस इन्वेस्टिगेशन के तार राहुल गांधी के दरवाजे तक जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अभी से छटपटा रही है, हंगामा कर रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।